सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सभी तक एक बार कंफर्म करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड चलो तो स्टार्ट किया जाए फिर करंट अफेयर्स ऑफ जून महीना। क्या आप तैयार हैं? हाँ या ना? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी बताओ। क्या आप तैयार हैं या नहीं? और जल्दी से ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने मेगा मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है? और अगर नहीं किया है तो मत करो, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो। अंधेला बहुत हो गया। अंधेला तो हो गया है, बादल वादल आ गए ना थोड़े से, अंधेला हो गया है। अच्छा, न्यू बैच कब आएगा? बस सीजल का एग्ज़ाम होने दो, उसके जस्ट तुरंत बाद। इतना लेट से? अब देखो होता क्या है ना कि दिक्कतें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन दिक्कतों से जो लड़ा नहीं वही जो है बाजी करके लाता है। चलो तो पहला यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे विद विजिट्स इन इंडिया से। पेरेगुवे के जो प्रेसिडेंट हैं सैंटियागो पेना, उन्होंने विज़िट करी है अभी। ठीक है, मोदी जी से मिले हैं थोड़ा। और यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि करेंसी क्या है। करेंसी थोड़ा सा देख लेना, कैपिटल देख लेना। ठीक है, इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, बस देख लेना। ठीक है, जहाँ बोलें ये रट्टा मारो, ये रटा हुआ होना चाहिए, उसको तो रट लो अच्छे से। ठीक है, तो पेरेगुवे के जो प्रेसिडेंट है, और इसको भी प्रोवाइड करवा दिया जाए क्या, क्या बोलते हो उस पर, क्या नाम है उसका, स्पॉटिफाई करंट अफेयर्स को भी, सो दैट इसको भी जब रिवाइज़ करना हो तो ऑडियो लगाया और खट 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 सब रिवाइज़ हो गया। हाँ या ना बता देना कमेंट में, जैसा भी हो। ठीक है, तो ये है। बाकी ये एक सेकेंड रुको। यूनाइटेड किंगडम दैट इज़ यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है डेविड लैमी, उन्होंने विज़िट किया है इंडिया को। और प्राइम मिनिस्टर का आपको पता होना चाहिए केयर स्टामर है यहाँ के, अगर यूके की बात करें तो। एंड यहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट जो है मोनार्क होता है। मोनार्क का मतलब है कि रिपब्लिक नहीं है। हमने यूके से क्या क्या बोरो किया है? हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरो किया है, हमने सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता बोरो किया, हमने मार्शल लॉ बोरो किया है। बट भले हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर को बोरो किया है, लेकिन ध्यान रखना कि इंडिया इज़ अ रिपब्लिक बट यूके इज़ नॉट अ रिपब्लिक, बिकॉज यूके का जो हेड होता है वो इलेक्टेड नहीं बल्कि हेरिडेटरी होता है। राइट, देन आते हैं विजिट्स अब्रॉड। ये तो हो गई कि भाई किसने इंडिया विजिट किया, अब्रॉड वाले ने। अब हमारी विजिट्स कहाँ बाहर हुई वो देखते हैं। मोदी जी 3 देशों में गए। कौन कौन से हैं? तीनों के नाम सी से स्टार्ट होते हैं कोइंसिडेंटली। ये है आपका क्रोएशिया, ठीक है, जिसकी कैपिटल है ज़ग्रेब, करेंसी यूरो चलती है। पीएम और प्रेसिडेंट देख लेना, रटने की कोशिश मत करना। ठीक है, देन ये है कनाडा, ओके। और ये आपका साइप्रस। साइप्रस इज़ एन आइलैंड कंट्री जो कि लोकेटेड कहाँ पर है? मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है। और इसी से साइप्रस कंट्री से ही किस मेटल का नाम पड़ा हुआ आप बताएंगे। और कनाडा किस लिए गए थे मोदी जी? G7 की जो समिट हुई थी वहाँ पर गए थे कनाडा में। और क्योंकि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया था, और वो पिछला वाला पगलाट नहीं है अभी कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो इनवाइट किया गया था। बट रिमेंबर कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज़। इंडिया सदस्य नहीं है G7 देशों का। G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं? तो G7 में आती हैं आपकी जापान, यूएस, इटली। समझे अब क्यों गए थे भैया मोदी? कनाडा ने बुलाया था, वो तो एक बहाना था, मेन मकसद तो खैर छोड़ो। कनाडा और इंग्लैंड, ठीक है। और कौन बचा है? कौन बचा है अभी? जर्मनी। और कोई बचा है? फ्रांस। कैसे याद करोगे? JU। अब मैंने जानबूझ के इंग्लैंड लिखा है उसको रादर दैन यूके, क्यों? सो दैट आप याद कर लो। जूस पी रहे हो तुम किसके साथ?
गुड फ्रेंड के साथ, है ना, तो जूस पी रहे हो गुड फ्रेंड के साथ। तो ये G7 के जो है मेंबर्स हैं, ओके। और ठीक है, इंडिया जो है मेंबर नहीं है, बट इंडिया वॉज एन इनवाइट किया गया था। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क हेनरी के भाई मार्क कैर्नी, ठीक है। चलो, तो पीएम मोदी जी तीन देशों में गए थे और यहाँ तक कि मेडल भी लेके आए कंट्री से, अभी देखेंगे कहाँ पे, ठीक है ना। नेशनल न्यूज़ पे आऊँ उससे पहले एक नेशनल न्यूज़ यहाँ पर आ गई, दैट इज़ आयुष सुरक्षा। मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष है has introduced Ayush Suraksha portal to tackle misleading advertisements and negative side effects related to Ayush drugs। तो जो भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चलती रहती है आयुष ड्रग को लेकर, जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं उससे संबंधित जो है अवेयरनेस लोगों को देने के लिए आयुष सुरक्षा को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। चलिए अभी आते हैं नेशनल न्यूज़ पे, ओके। तो पहली हमारी नेशनल न्यूज़ है, पहली तो नहीं दूसरी है आयुष वाली के बाद, है ना। इट इज़ दी सेकेंड नंबर की न्यूज़। यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू जी, ठीक है। लॉन्च्ड उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम अपलोडिंग वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। आपको पता है अभी वक्फ को लेके काफ़ी बवाल चला, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आई थी कि भाई वक्फ का पे पूरी तरह से हक नहीं है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। वक्फ प्रॉपर्टी आपको पता होगा, जो भी कोई भी प्रॉपर्टी जो मुस्लिम समाज के कोई भी व्यक्ति डोनेट कर देता है, एंड वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, यानी कि आपने एक बार डोनेट कर दिया वो वक्फ ही हो गई। लेकिन अब ऐसे ही किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर पाएंगे कि भाई नहीं ये भी वक्फ की है, ये भी वक्फ की है, और उसको अपने अंडर में ले सकते हैं। वक्फ करेंटली थर्ड बिगेस्ट लैंड होल्डर है हमारे इंडिया में, प्रॉपर्टी होल्डर। फर्स्ट नंबर पे इंडियन आर्मी आता है, सेकंड पे कौन आता है ज़रा बताइए। उम्मीद का स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये उम्मीद का फुल फॉर्म है, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने लॉन्च किया है एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन न्यू दिल्ली में, जहाँ पर उन्होंने खुद एक पीपल ट्री लगाया है बुद्ध जयंती पार्क पे, बिकॉज गौतम बुद्ध जी को जहाँ पर एनलाइटमेंट मिली थी दैट इज़ बोधि ट्री। कहाँ मिली थी जरा बताइए, जगह का नाम बताइए। तो वो एक्चुअल में जो बोधि ट्री था वो एक पीपल का पेड़ ही था, ऑलराइट। तो द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वॉज ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड ऑन 5 जून 1973। तो जो एनवायरनमेंट डे था 5 जून को, तो उसके अवसर पे मोदी जी ने ये एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन को लॉन्च किया, ओके। थोड़ी सी बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध जी की। तो गौतम बुद्ध जी की अगर बात करेंगे, बिल्कुल सही है सभी का, बोध गया, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने गृह त्याग किया था 29 की एज में, जिसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, जिसको कि हॉर्स से इंडिकेट किया जाता है। इनके बर्थ को लोटस से इंडिकेट किया जाता है। देन उसके बाद जो इन्होंने जो एनलाइटनमेंट प्राप्त करी वो बोध गया में बोधि ट्री के अंडर में उसको जो है एनलाइटनमेंट उनको मिली, और उसको हम बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। जिन्होंने पहला उपदेश दिया, दैट इज़ जो उन्होंने पहला सरमन दिया, ठीक है, उसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज दी टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, धम्म चक्र प्रवर्तन। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था, सारनाथ वाराणसी में दिया था, जो डियर पार्क है सारनाथ में, वहाँ पे ये पार्क का नाम भी याद रखना। देन जो डेथ हुई थी गौतम बुद्ध जी की कहाँ हुई थी, कुशीनगर में या फिर कुशीनारा में, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्तूपा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द इंडियन लैंग्वेजेस सेक्शन नोन एज भारतीय भाषा अनुभाग इन न्यू दिल्ली टू एनकरेज द यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। तो आपको पता है कि भाई कितना अभी लैंग्वेज की वजह से वॉर चला जाता है डिफरेंट स्टेट में, खासकर तमिलनाडु बोलता है कि हम हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में सुनने को मिलता है कि नहीं मराठी नहीं बोलोगे तो फिर यहाँ रह नहीं सकते हो, कर्नाटक में भी कि भाई कन्नड़ नहीं बोलोगे तो यहाँ नहीं रह सकते हो। तो मतलब इस तरह की ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इंडिया को, जो कि हमें उसको एनरिच करना चाहिए, उसको रीप करना चाहिए, बट ये हम कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिकली डिवाइड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेजेस को और थोड़ा सा पुश देने के लिए इस भारतीय भाषा अनुभाग का जो है क्या किया गया है, इसको एक सेक्शन बनाया गया है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। फिफ्थ हमारा इंडियाज़ फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर लेड द 4th मीटिंग ऑफ इंडिया
सेंट्रल एशियन डायलॉग इन न्यू दिल्ली। तो चौथी मीटिंग है इंडिया और जो बाकी के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ, जिसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। ये सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर, आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ये सारी। ओके, उज़्बेकिस्तान की जरा कैपिटल आप बताइए, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान? तो ताशकंद है। ताशकंद में ही किस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की डेथ हुई थी? तो ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तुर्कमेनिस्तान की क्या है? अशगाबाद है। ठीक। किर्गिस्तान की क्या है? बिश्केक है। कज़ाकिस्तान की क्या है? अस्ताना। और ताजिकिस्तान की आप बता दीजिए, ताजिकिस्तान की क्या है? अगला है हमारा द यूनियन होम मिनिस्टर द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन प्रिसाइडेड ओवर द 29th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो जो मीटिंग होती है ऑब्वियस बात है, चाहे वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो जो आर्टिकल नंबर 279A के तहत मैंडेटेड है, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की हो, कौन प्रिसाइड करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ही। ठीक है। और अगर बात करेंगे ताजिकिस्तान की तो दिस इज़ योर दुशानबे। ठीक है। अगला है हमारा 7th नंबर, द न्यू दिल्ली होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस असेंबली फॉर ग्लोबल बिग कैट कंजर्वेशन। तो आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इंडिया ने इसको लॉन्च किया था एक इनिशिएटिव लेते हुए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जैसे कि इंडिया ने ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव रखी, वैसे इंडिया ने ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी नींव रखी। और इसके तहत इंडिया ने इनिशिएटिव लेते हुए 7 जो हमारी 7 बिग कैट्स इनको कंजर्व करने के लिए अलायंस स्टार्ट किया, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली में होगा। तो इसका पहला आप बोल सकते हैं असेंबली ये कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है। एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने प्रिसाइड किया इस मीटिंग को, जो है भूपेंद्र यादव जी। ओके। और इसमें 7 बिग कैट्स कौन सी हैं? टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है। तो ये 7 बिग कैट्स हैं जिनका कंजर्वेशन किया जाएगा इस पर्टिकुलर अलायंस के थ्रू। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द धरती आबा जन भागीदारी अभियान। धरती आबा जन भागीदारी अभियान, अ मैसिव नेशन वाइड बेनिफिट सैचुरेशन कैंपेन। अभी किसका सैचुरेशन कैंप है? तो एक्चुअल में जो हमारी पीवीटीजी हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये कौन सी ट्राइबल ग्रुप होते हैं? वो ट्राइबल ग्रुप होते हैं जो, वैसे तो आप जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि जो ट्राइबल ग्रुप हैं अपने आप में पहले से ही वो डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे हैं, उनका लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, वो बैकवर्ड है। लेकिन उनमें, उन ट्राइबल ग्रुप्स में भी जो बैकवर्ड हैं, उनमें उनसे भी ज़्यादा बैकवर्ड है, यानी बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड, जैसे कि गरीबी रेखा के जो नीचे होते हैं उनको बीपीएल बोलते हैं, है ना। उनसे भी बहुत ज़्यादा जो गरीब होते हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अंत्योदय। ठीक है। तो उसी तरह से ये पीवीटीजीज को आइडेंटिफाई कर रखा है गवर्नमेंट ने, और वहीं पे टारगेट करते हुए जो 206 पीवीटीजीज की डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 549 ट्राइबल डोमिनेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये तो 207 पीवीटीजी हो गई, और 549 ये ओवरऑल ट्राइबल ग्रुप्स हो गए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर इस इनिशिएटिव को लाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर बेनिफिट सैचुरेशन थ्रू डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक आधार, आयुष्मान भारत, पीएम किसान, जनधन पेंशन, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही हैं वो डिलीवर करनी है इन वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास भी हमें। ओके। और ये पार्ट है किसका? जनजातीय गौरव वर्ष का, ऑनरिंग द ट्राइबल हेरिटेज ऑफ एंड द लेगेसी ऑफ द भगवान बिरसा मुंडा, जिनकी जन्म तिथि हम कौन सी है जिस दिन हम मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस? कौन सी तिथि है? 15 नवंबर। और भगवान बिरसा मुंडा को हम जानते हैं मुंडा रेबिलियन के लिए, जो उन्होंने लीड किया था 1899 में अगेंस्ट दी आउटसाइडर्स, मेनली जिसमें ब्रिटिशर्स थे, जिनको कि दीकू बोला जाता था। ठीक है, दीकू बोला जाता था। और ये लोग खुंट कट्टी सिस्टम को रिस्टोर करना चाहते थे, विच वॉज अ सिस्टम वेयर देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड। ओके। अ न्यू जॉइंट पायलट इनिशिएटिव नव्या is being launched by the government of India to provide skill training to adolescent girls aligning with their Viksit Bharat 2047 vision. नव्या का फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, जिसके तहत जो हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी सो दैट वो अर्ली पार्ट ऑफ अपने करियर में अर्न करना स्टार्ट कर दें। उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, विच कैन
हेल्प देम गेट अ जॉब और स्टार्ट देयर ओन वेंचर। ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। स्टेट न्यूज़ पे आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गोवा। तो गोवा की अगर बात करेंगे तो गोवा हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड फुली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास। उल्लास क्या है, ये हमने पिछले करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में भी कवर किया था। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यानी कि लिटरेसी को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम है उल्लास, और जिसके तहत गोवा सेकेंड फुली लिटरेट स्टेट बन चुका है। पहला कौन था वो हमने पिछले महीने पढ़ा था, एंड दैट वाज मिजोरम। लद्दाख वॉज द फर्स्ट फुली लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, है ना, ये भी मैंने आपको बताया था पिछले वाले जो हमने मई मंथ के करंट अफेयर किए थे। फुल फंक्शनल लिटरेसी एम जो है 2030 तक का है। तेलंगाना की अगर बात करेंगे तो तेलंगाना ने एक की टाइगर कॉरिडोर अनाउंस किया जिसका नाम है कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व अंडर सेक्शन 36A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इस एक्ट की हम चर्चा करते हैं, अगर आपको याद हो, जब जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में पढ़ते हैं कि भाई जस्टिस वर्मा कमेटी ने कुछ लीगल प्रोविजंस को आइडेंटिफाई किया था जिसके थ्रू वी कैन नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली एनफोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो उसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट ऑफ 1971, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, उनको आइडेंटिफाई किया था। तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 से हम किस फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स कर सकते हैं, बताइए। तो KBC, दैट इज कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व, covers this much of square kilometer with Telangana's Kumram Bhim Asifabad district, encompassing its Asifabad and कागज नगर डिविजन्स। तो आर्टिकल नंबर 51A में हमारी DPS फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं, जिसमें कि जो जी फॉर ग्रीनरी हमने याद किया था, जी से ग्रीनरी, तो ये बात करता है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है एंड वी शुड हैव कंपैशन टूवर्ड्स दी वाइल्ड लाइफ। यानी कि ऐसा नहीं है जैसे हमारे इंडिया में चलता है कि कुछ भी देख लिया, नील गाय देख ली, पूरे गांव वालों ने दौड़ा लिया, पूरा गांव वाला अपना काम वाम सब छोड़ छाड़ के लगे नील गाय के पीछे मारने में। तो वो सब नहीं पागलों की तरह कि पत्थर वत्थर उठा के मारने लग गए, ठीक है, कोई जानवर देखा। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड अ न्यू प्रोग्राम कॉल दी राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। और वैसे बात है किसकी वहाँ पर सरकार है, कांग्रेस की। तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी इन्हीं के नाम पे स्टार्ट होंगे, बीजेपी होती तो अपने किसी पे करती, ठीक है। तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना यहाँ पर स्टार्ट हुई है। एम क्या है, सिंपल फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज़ करना। अभी हमारी रिसेंट में 2023 में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी। कमेंट करके आप ये बताओ कि जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2023 में, 2023 में, उसके तहत एरिया के मामले में और परसेंटेज के मामले में कौन सा स्टेट टॉप पे है, ये बताओ, ठीक है। एंड किस स्टेट ने सबसे बड़ा लॉस देखा अपने फॉरेस्ट कवर में, विच स्टेट सॉ द लार्जेस्ट लॉस इन इट्स फॉरेस्ट कवर। तो एरिया की अगर बात करेंगे, ठीक है, एरिया की अगर बात करेंगे तो एरिया पे नंबर 1 पे आता है मध्य प्रदेश, परसेंटेज पे आता है मिजोरम। आई एम बैक सर। अच्छा, क्या करें फिर हम? ठीक है, तो एरिया में MP है और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, मिजोरम है। और सेकंड नंबर पे आता है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़। सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ आएगा, ओके। एंड सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ पे हुआ है, सबसे ज़्यादा लॉस भी जहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया है ना फॉरेस्ट कवर का, वहीं पे MP में, मध्य प्रदेश में, ओके। चलो अगला है राजस्थान। राजस्थान में 2 वेटलैंड्स को रामसार साइट के तहत, रामसार कन्वेंशन के तहत इनको ऐड किया गया है एज रामसार साइट्स, कीचन और मेनर। कीचन और मेनर, आई होप सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, फलोदी डिस्ट्रिक्ट में है ये, और ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है मेनर। और टोटल रामसार साइट्स इंडिया में हो चुकी हैं 91। इंडिया ने रामसार कन्वेंशन को ज्वाइन किया था 1 फरवरी 1982 को। और अगर आपको याद हो, ये जो पूरा कन्वेंशन हुआ था ये कब हुआ था, 2 फेब 1971 को। इसीलिए 2 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, वेटलैंड्स डे, आर्द्रभूमि दिवस। अब पहली जो वेटलैंड साइट थी इंडिया में वो थी केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड चिलिका लेक उड़ीसा में। 1981 में क्लासीफाई हुई थी एज वेटलैंड्स। लार्जेस्ट रामसार साइट इंडिया में सुंदरबन स्मॉलेस्ट है रेणुका।
और अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत है, व्हाट इज़ दी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तो ये वो रिकॉर्ड है जहाँ पर ये एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में जगह है मॉन्ट्रेक्स, जहाँ पर वो वेटलैंड्स विच आर फेसिंग अ हाई लॉस इन देयर एरिया, बहुत एरिया उनका डिमिनिश हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है बहुत तेज़ी के साथ, तो उन पे हमें थोड़ा सा क्या है ना कि सीरियस हमें वहाँ पर कुछ कंसर्न्स हैं उनके, तो इसलिए हमें उस पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो इंडिया से दो हैं, कौन सी, एक तो ये केवलादेव वाली है जो राजस्थान में, एंड दूसरा है हमारा लोकटक मणिपुर का। ओके, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो डिक्लेयर कर दिया उसने कि जो धनुषकोडी है ना, एकदम तमिलनाडु का एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट है, काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, एकदम पूरी तरफ चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, इस तरह से है। तो धनुषकोडी जो है इन रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट एज अ ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी के तौर पे इसको अनाउंस किया गया, ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। फ्लेमिंगो की अगर बात करेंगे तो इस पिंकिश टाइप कलर की होती है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये पुलिकट जो लेक है ना आपका, पुलिकट लेक इज़ इन दी बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और जो कालीवेट्टी बर्ड सेंचुरी है, कालीवेट्टी बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर फ्लेमिंगो माइग्रेट करते हैं, जहाँ पर फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बट ये कहाँ की, किस स्टेट की बात हो रही है, धनुषकोडी और ये ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, ये तमिलनाडु की बात हो रही है। ठीक है, चलो अगले आप पे आते हैं। ठीक है, अगले पे आते हैं, दैट इज कर्नाटका। बेंगलुरु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज लेपर्ड कैपिटल अनाउंस कर दिया गया बिकॉज इट हैज़ सरपास्ड मुंबई ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ लेपर्ड्स। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि कर्नाटका का जो बैंगलोर है उसको अनाउंस कर दिया गया एज द लेपर्ड कैपिटल। पुडुचेरी embraced the national e-Vidhan application, becoming the 29th legislature to digitize its law-making process. सर 29th लेजिस्लेचर है, बिल्कुल 29th लेजिस्लेचर है। कमेंट है बताइए इंडिया के कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली है और कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कितने राज्यों में विधानसभा और कितने राज्यों में विधान परिषद है। नागालैंड पहला राज्य था जिसने कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजिटाइज कर दिया था। स्टेट अगर बात करेंगे एलए की, तो ऑल स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे ओनली 6 स्टेट्स हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, जिसको कि हम मौका करके याद रखते हैं। एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा, क्या बोल रहा हूँ मैं ये। ठीक है, ये तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जहाँ से पास होती है, इसको हम याद करते हैं कबूतम से। ठीक है, कबूतम। के से कर्नाटका, ए से आंध्रा, बी से बिहार, यू से यूपी, टी से ध्यान रखना है तमिलनाडु नहीं है, क्या है, तेलंगाना है, और एम से क्या है भैया, तुम बार बार क्यों ये आ जाते हो, टेक्स्ट बुक 100% डिस्काउंट कोड 100, बार बार तुम्हें ब्लॉक करो, बार बार तुम आ जाते हो क्यों। ठीक है, तो 6 राज्यों में आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि ओनली 6 स्टेट्स इन इंडिया आर बाई कैमरल इन नेचर, द्विसदनीय विधानमंडल है। लेजिस्लेटिव सारे स्टेट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी यूटी में नहीं है, किसी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली 3 यूटीज़ में। वो 3 यूटीज़ कौन सी हैं, दिल्ली है, पुडुचेरी एंड JNK है, जिनका रिप्रेजेंटेशन हमें राज्यसभा में देखने को मिलता है। दिल्ली से 3 सीट जाती हैं राज्यसभा की, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4, और बाकी 5 यूटी की, क्योंकि 8 यूटीज़ हैं, उनमें बाकी जो 5 हैं उनकी कोई सीट नहीं है राज्यसभा में। ठीक है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दिल्ली की चर्चा करते हैं। हलम्बी कलान इन दिल्ली will be the site of India's first e-waste recycling park aiming to process 51,000 tons of electronic waste each year। तो भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनेगा होलम्बी कलान, न्यू दिल्ली का। देन जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इसने जय हिंद स्कीम लॉन्च करी है टू टारगेट रिमोट ST स्टूडेंट्स, जो शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी उससे जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, उनको टारगेट किया जाएगा स्कीम के तहत, सो दैट जो CUET एग्ज़ाम होता है, आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए CUET एग्ज़ाम होता है, उसके लिए उनको प्रिपेयर किया जाए और उनकी डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाया जाए। जय हिंद स्टैंड्स फॉर जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट। कमिंग ऑन टू द त्रिपुरा, गोवा अभी हमने देखा था 2nd फुली लिटरेट स्टेट बना है, एंड त्रिपुरा 3rd फुली लिटरेट स्टेट बना है। नहीं, मिजोरम इज द फर्स्ट वन, गोवा इज द सेकंड वन, त्रिपुरा इज द
थर्ड वन, और आई थिंक बाकी चीज़ें बताने की ज़रूरत है नहीं, उल्लास स्कीम के तहत वो सब हम पहले ही देख चुके हैं। 2011 सेंसस के हिसाब से ओवरऑल लिटरेसी रेट इंडिया के 74.04%, जिसमें मेल 82.14%, फीमेल 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला की है 94% और लोवेस्ट इसकी है बिहार की 61.8%। हाईएस्ट डिफरेंस कहाँ पर अगर आप बता सकें, और भाई 2011 का सेंसस जितनी जल्दी याद करके सिलेक्शन ले लोगे उतना ज़्यादा सही है, क्योंकि अब नया सेंसस ऑन गोइंग है, 2027 तक आ जाएगा, और अगर जब आ जाएगा ना तो फिर वही उसी सेंसस से क्वेश्चन बनेंगे, दबा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको नया सेंसस पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए अभी सिलेक्शन ले लो, है ना। तो हाईएस्ट डिफरेंस कहाँ है लिटरेसी रेट में अगर हम देखें तो ये राजस्थान में है। किस पे डिफरेंस, तो मेल और फीमेल डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। गुजरात में अडानी, एक सेकेंड, गुजरात में जो अडानी है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उन्होंने लॉन्च किया है भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट इन कच्छ, गुजरात। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, क्यों इतना न्यूज़ में है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज न्यूज़ में है, ग्रीन एनर्जी न्यूज़ में है। व्हाट इज़ ग्रीन एनर्जी, जिसके एमिशंस ना होते हों, जो पोल्यूशन ना क्रिएट करता हो, जो जो कार्बन नेट एमिशन है वो ज़ीरो हो, उसको बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। जैसे कि अब हम अपने जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनमें फ्यूल डालते हैं, और फ्यूल जनरली होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन तो यूज़ में आ जाता है, बट कार्बन एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इन सब के फॉर्म में बाहर निकलता है, जो कि काफ़ी हमारे एनवायरनमेंट को बैडली नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन को ही डाला जाता है, तो अब वैसे बात है कोई बाई प्रोडक्ट निकलेगा नहीं। और हाइड्रोजन को भी इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विंड मिल्स लगे हुए हैं। और ज़रा कमेंट करके बताइए इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ जो विंड फार्म है वो कहाँ देखने को मिलेगा, कमेंट करके बताइए। हिंट है सदर्न स्टेट है। तो होता क्या है कि पहले वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है, वहाँ से हाइड्रोजन जनरेट करी जाती है, और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए जो एनर्जी जनरेट करी जाती है, आप देख सकते हैं वो भी रेन्यूएबल तरीके से, ये विंड मिल लगे हुए हैं, ये सोलर लगा हुआ है, तो वो भी एकदम रेन्यूएबल एनर्जी से ही उसको तोड़ा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है, यानी पूरी तरह से जो नेट कार्बन एमिशन होगा वो ज़ीरो होगा, राइट। और जो ये सबसे लंबा आपका विंड फार्म है, दिस इज़ इन तमिलनाडु के, ये नेवेली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑफ ग्रिड का मतलब ये होता है कि भाई वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में देखो ये फिर आ गया टेक्स्ट बुक वाला, सुधर ही नहीं रहा। कितना पैसा मिला भैया, हमारी पीटीएस को भी प्रमोट कर दिया करो इसे हम भी तुमको देंगे 150 रुपया पूरा, ठीक है। तो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड में क्या अंतर होता है, यही अंतर होता है कि जो ऑन ग्रिड होता है वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा वो सीधा ग्रिड को ट्रांसफ़र कर देगा, जब भी उसको नीड पड़ेगी तो ग्रिड से उठा लेगा, इस तरह से चलता है। ऑफ ग्रिड मतलब ग्रिड से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड ये किसने सेटअप किया, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, कच्छ गुजरात में। इंटरनेशनल अफेयर्स पे आते हैं। ताजिकिस्तान होस्टेड द फर्स्ट हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स कंजर्वेशन, ठीक है। तो उसकी कैपिटल दुशानबे जो अभी हमने देखा, वहाँ पर ग्लेशियर को कंजर्व करने के लिए पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ताजिकिस्तान में, दुशानबे इसकी कैपिटल है। ग्लेशियर से आप रिकॉल यहाँ पर ये कर सकते हो कि इसके इरोजनल फीचर्स कौन से हैं एंड डिपोजिशनल फीचर्स कौन से हैं। आप ये रिकॉल कर सकते हो कि लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, लॉन्गेस्ट नॉन पोलर कौन सा है, और लॉन्गेस्ट पोलर कौन सा है। मैं हंसा क्यों, हंसा इसलिए क्योंकि जो लॉन्गेस्ट पोलर ग्लेशियर है, सॉरी नॉन पोलर ग्लेशियर है, वो ताजिकिस्तान में ही है, और उसका नाम है फेडचेनको, ठीक है, ताजिकिस्तान में ही पड़ता है। और सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सा है, इंडिया का है सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, जो कि किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अगर आपको याद हो, हिस्पर, बाल्टोरो, बाइफो एंड सियाचिन, ऑल 4 आर पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयन रेंज। इरोजनल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आएंगे हमारे सरक के बन जाता है सर्क, बनती है अरीट, बनती है सिरेटेड रिज, हॉर्न, ये बनते हैं। डिपोजिशनल की अगर बात करेंगे तो एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन, आउटवॉश प्लेन्स, ठीक है, ये सब बनते हैं डिपोजिशनल में। तो ग्लेशियर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। तो खैर कोलैबोरेशन यहाँ पर हुआ यूनेस्को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में,
एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री जो कीर्तिवर्धन सिंह है, अभी जो हम देख रहे थे यादव साहब, वो यहाँ पर देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिफरेंट तरह के होते हैं, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, वैसे डिप्टी मिनिस्टर तो अब नहीं है। तो ये होते हैं डिफरेंट तरह के मिनिस्टर। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होता है? जो एक पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट संभाल रहा होता है किसी मिनिस्ट्री के तहत, तो उसको हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर कौन है? श्री भूपेंद्र यादव है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह है। आगे बढ़ते हैं, इटली पे आते हैं। इटली का माउंट एटना है। ठीक है, माउंट एटना को किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताओ। तो ये एकदम एक्सप्लोजिवली इरप्ट किया और वोल्केनो से याद है, अभी एक ब्राज़ीलियन लड़की जो है वोल्केनो में गिर गई। ठीक है, और डेथ हो गई उसकी। खैर, तो इटली का माउंट एटना भी इरप्ट किया। इटली आप देख सकते हैं, हाँ, मेलोनी जी का इटली। यहाँ पर एड्रियाटिक सी है और यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी है। ओके, तो ऊपर एड्रियाटिक सी और यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी है। तो माउंट एटना कहाँ पर पड़ता है? यहीं पे पड़ता है आपका मेडिटेरेनियन के पास में। बट ध्यान रखना, अगर पूछेगा लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन किसको बोलते हैं? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, दिस इज योर स्ट्रोम्बोली। ठीक है, स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, दैट इज हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है? तो हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है? ओजस दिल सलाडो। कहाँ पर है ये? चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे है ना। इंडिया में कौन से हैं? बैरन नारकोंडम है। तो हमें पता है कि नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, देन ये 10 डिग्री चैनल है, कार निकोबार, देन कार निकोबार, मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये हमारे 3 निकोबार हैं। ये 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान ग्रुप को निकोबार से अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हैं, और ये साथ साथ लिटिल अंडमान को कार निकोबार से भी अलग कर रहा है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बैरन मिडिल और साउथ के बीच में, और नॉर्थ के ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा नारकोंडम। बैरन हमारा एक्टिव है, नारकोंडम हमारा एक डॉर्मेंट वोल्केनो है। ओके, वोल्केनो की अगर बात करेंगे तो वोल्केनो से क्या निकलता है? पायरोक्लास्टिक डेब्री निकलता है ना। यह चीज़ हमें पता है। और वोल्केनो से ही जो मैग्मा या लावा का इरप्शन होता है, उसी से हमारा रॉक सिस्टम डेवलप होता है पूरा। इजराइल और ईरान के बीच में आपको पता है कितने टाइम से इधर उधर सब कुछ हो रहा था। तो काफ़ी ऑपरेशंस यहाँ पर लॉन्च हुए, जो ईरान ने इजराइल पे किए, इजराइल ने ईरान पे किया, और बीच में उसमें टांग अड़ाई किसने? यूएसए ने। और टांग अड़ा के अपनी बेइज्जती करवा के साइड हो ली है। बने आए थे, मध्यस्थता के दूत बनने आए थे बड़े। ऑपरेशन राइजिंग लायन, अ सिग्निफिकेंट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इजराइल अगेंस्ट ईरान। तो इजराइल, ये इसको देखो, इसको देखोगे पिक्चर को, अपने आप याद हो जाएगा कि भाई उसमें इजराइल का झंडा लगा हुआ था। ओके, अच्छा, इजराइल की पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हैं? भाई व्हाट नेम इज इजराइल्स पार्लियामेंट नोन एज? के से नाम शुरू होता है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये लॉन्च किया ईरान ने इजराइल पे। ठीक, और हमने अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए फ्रॉम ईरान, इंडियंस को ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। ठीक, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया आपको पता है? यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉर्दो, नतांज और एस्फहान, जो ईरान की 3 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पर अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है मोस्ट प्रॉब्ली ईरान, अंडरग्राउंड काफ़ी, मतलब लगभग 50-60 मीटर, 70 मीटर, कोई तो बोलता है, एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता है। अंडरग्राउंड सब कुछ एक माउंटेन के पास में ही सब कुछ कर रहा है। तो वहीं पर इसको टारगेट किया गया था बाई यूएस के जो एयरक्राफ्ट हैं GBU-57। ठीक है, तो जो B2 इनके बॉम्ब्स हैं, जो स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, B2 बॉम्ब की खासियत ये होती है कि सीधे ये जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो रडार में भी नहीं आते हैं, जो यूएस ने जो GBU एयरक्राफ्ट के थ्रू यहाँ पर अटैक किया, तो जो B2 बॉम्बर होते हैं, जिनको कि बंकर डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सीधा पहले ग्राउंड में जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि जाते ही सीधा हिट करते ही ग्राउंड को फट गए, सीधा पहले तो अंदर घुस जाएंगे ये, फिर फटते हैं ये। तो वही यहाँ पर किया था, लेकिन कितना क्या डिस्ट्रक्शन हुआ इस पर तो कोई क्लैरिटी नहीं है। सबका अपना अपना है। डोनाल्ड ट्रंप अपने खुद को मेडल पहनाए दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उतना डिस्ट्रक्शन तो, जितना बाकी मीडिया से भी पता चला कि भाई उतना डिस्ट्रक्शन तो खैर कर नहीं पाया यूएसए, बेइज्जती तो करवा ली डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी। ठीक है, नेसेट यहाँ के पार्लियामेंट को बोलते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ योर ईरान इन दी मैप, दिस इज़ सीरिया।
और जब ये यूएस ने अटैक किए, यहाँ पर आपके तीनों ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, फरदा और नतांज और इस्फहान, कैपिटल तेहरान है, तो ईरान की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया टू ब्लॉक दिस पार्ट, दिस स्ट्रेट विच इज़ नोन एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये आपकी, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट क्या होती है? जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। तो ये दो वाटर बॉडीज़ कौन सी जिनको कनेक्ट कर रहा है? एक तो ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान। और अलग किसको कर रहा है? दो लैंड मासेस को अलग भी करता है स्टेट, तो ईरान को ओमान से अलग कर रहा है ये। यहीं पर आपको दिख नहीं रही है, लेकिन नीचे यहाँ पर बाबल मानदेव स्टेट देखने को मिलेगी, जो कि ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को लिंक करती है, एंड और यूएई और जो आपका जिबूटी वाला हिस्सा है उसको अलग करती है। ओके, बीच में आप देख सकते हैं इराक है, ये है आपका इज़राइल, ठीक है, दिस इज इज़राइल, और ये इसकी कैपिटल है जेरूसलेम, और ये लेबनान है जिसकी कैपिटल है बेरूत। तो लेबनान ने भी कुछ मिसाइल आज आई थिंक दागी हैं आज या कल में इज़राइल पे। खैर, बस हमें इतना ही पता होना चाहिए। एक तो राइजिंग लायन जो इज़राइल ने ईरान पे, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो ईरान ने इज़राइल पे, ऑपरेशन सिंधु हमने लॉन्च किया टू इवैक्यूएट द पीपल, आर पीपल फ्रॉम ईरान, एंड ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है, मिडनाइट हैमर, रात में हैमर चला है ना, क्योंकि रात में अटैक किया, ठीक है, और अटैक करके वापस भी आ गया। और क्योंकि ये जो इनके एयरक्राफ्ट हैं जीबीयू वाले, यूएस के, ये पहली बात तो सिर्फ यूएस के पास हैं, यूएस ने अभी तक किसी को दिए नहीं हैं, और जो है इन्हीं के थ्रू अटैक किया गया था। ये क्या है कि रेंज में भी, रडार में भी आते नहीं है, ठीक है, ये गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं आपके। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ते हैं। फ्रांस, थर्ड एडिशन ऑफ यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नीस, फ्रांस। तो जो तीसरी थर्ड एडिशन नहीं होगा, ये एडिशन होगा, ओके। तो तीसरा एडिशन यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस का कहाँ पे लॉन्च हुआ, कहाँ पे हेल्ड हुआ? नीस, फ्रांस में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ठीक है, थोड़ा देख लो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, क्या नाम है इनका? नवाज शरीफ बोल रहा हूँ, यहाँ के वो क्या नाम है उसका, जो आर्मी चीफ है, क्या नाम है? और उसका पगलेट का, आर्मी चीफ का, आसिम मुनीर, ठीक है। तो आसिम मुनीर को भी बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। तो आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो है प्रपोज किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, शांति पुरस्कार के लिए, ठीक है। बाकी ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जिसका नाम आप आई थिंक जानते होंगे, शहबाज शरीफ, ठीक है, ना कि नवाज शरीफ। नोबेल पीस प्राइज़ विनर कौन है इंडिया से अभी तक पीस प्राइज़ की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल तो और भी लोग रहे हैं, जैसे कि अभिजीत बनर्जी रहे हैं, अलॉन्ग विथ ईस्टर डुफ्लो, रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? नोबेल पीस प्राइज़ विनर्स की। तो मदर टेरेसा 1979 में, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन एंड टिल नाउ द ओनली वुमेन, इंडियन वुमेन की बात कर रहा हूँ, जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला, ओके, नोबेल पीस प्राइज़ मिला, ओके। एंड कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था, अलॉन्ग विथ मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। नोबेल की अगर बात करेंगे तो कमेंट करके बताइए, हु इज़ दी ओनली विमेन टू गेट 2 नोबेल प्राइजेस, 2 नोबेल्स किसने प्राप्त किए? एंड आपको ये बताना है कि नोबेल कितनी फील्ड्स में दिया जाता है, ठीक है। तो ओनली विमेन कौन है? ये है मैरी क्यूरी, ठीक है, जिन्होंने कि पोलोनियम की डिस्कवरी भी करी थी, ठीक है। और इन्होंने 1903 में नोबेल जीता, और देन 1911 में नोबेल जीता। तो 2 बार इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड और मैंने क्या पूछा? क्लासिकल डांस, बिकॉज इट इज़ द लेटेस्ट क्लासिकल डांस, इट इज़ द लेटेस्ट डांस टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस कैटेगरी इन द ईयर 2000। और ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस अंकिया नाट ऑल्सो, ठीक है। भावना और अंकिया नाट करके प्ले होते हैं इसमें, ठीक है, प्लेज होते हैं किसमें? सत्तरिया में ही। तो उसकी भी जो है फाउंडर यही माने जाते हैं। ही स्टेज्ड अ डांस ड्रामा कॉल्ड एज चीना यात्रा। सोनल मानसिंह की अगर बात करेंगे तो शी इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ ओडिसी एंड भरतनाट्यम।
इनको जो अवार्ड मिल चुके हैं 2003 में पद्म विभूषण, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1987 में. एंड शी इज़ अ मेंबर, आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बीजेपी. PM Modi received the highest civilian award of Cyprus, the Grand Cross of Order of Makarios. President Nikos Christodoulos of Cyprus conferred the award in a ceremony at the Presidential Palace in Nicosia. मोदी जी ने ढेरों अवार्ड जीते हैं. 2025 की अगर बात कर लें तो उन्होंने 2025 में टिल नाउ 6 महीने हुए हैं अभी तक, 6 महीने में 4 अवार्ड जीत लिए हैं. अवार्ड जीत लिए से मेरा मतलब है कि जहाँ जाते हैं वहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या फिर इस तरह से कोई ना कोई मेडल इनको दिया जाता है. बारबाडोस में गए थे, वहाँ दिया गया. देन मॉरिशस में गए थे, वहाँ का दिया गया. मॉरिशस का आपको अगर याद हो, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की, याद है, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन. देन श्रीलंका का मिला, कौन सा श्रीलंका का, मित्र विभूषण अवार्ड. देन इसके बाद अभी साइप्रस का भी मिल गया. तो 4 अवार्ड मोदी जी अभी जो है मेडल ले चुके हैं. अभी पूरा साल भी नहीं हुआ, आधा साल हुआ अभी तो. द हिंदू वॉज नेम्ड एज द चैम्पियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025. तो जब आप यूपीएससी के अगर प्रिपरेशन करेंगे आगे तो आप ये आपको रिकमेंड किया जाएगा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, है ना. खैर, देसी ऊन वॉन द ज्यूरी अवार्ड फॉर द बेस्ट कमीशन फिल्म एट द NSE इंटरनेशनल जो एनिमेशन फेस्टिवल है 2025 का, वहाँ पर. इसके डायरेक्टर हैं सुरेश एरियात. ज़रूर देखिएगा इसका जो एक मतलब पड़ा हुआ है काइंड ऑफ ट्रेलर टाइप देसी ऊन का, काफ़ी अच्छा है, मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लगता है. ठीक है, देसी ऊन. ठीक है. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रिसीव्ड द डिजिटल पेमेंट अवार्ड 24-25 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन? जहाँ पर हम जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, पुअर हैं, वुमेन हैं, ठीक है, उनको भी फाइनेंशियली लिटरेट बना रहे हैं और उनको भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं. दैट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन. स्पोर्ट्स पे आते हैं अभी. ऑलराइट, यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ. बेल भी बजा देता हूँ, रुको. जो हमारा छोटा सा ब्रेक है आधे मिनट का, उसके लिए बेल बजा देता हूँ. जल्दी से बताओ. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल नॉन मेटल चैप्टर में मैंने आपको बताया था. व्हेन मेटल प्रोड्यूस अ स्ट्राइकिंग साउंड ऑफ टन, इसको क्या बोलते हैं बताओ. बफरिंग बीफ क्या रह गया बफरिंग बीच में क्या रह गया. हाँ, सोनोरोसिटी बोलते हैं. यस, बफरिंग कहाँ पे हुई थी? लस्टर बोलते हैं. अच्छा बेटा, लस्टर शाइनिंग होती है कि टन टन की आवाज़ होती है? बताओ अभी कहाँ बफरिंग हुई थी? नोबेल प्राइज से कहाँ तक हुई थी? नोबेल प्राइज से कहाँ तक हुई थी? जल्दी बताओ, कहाँ तक हुई थी? ईरान इजराइल से हुआ था. कितना हुआ था ये बताएंगे आप? कहाँ तक कितना हुआ था? थोड़ा सा ऐसा बताया करो कि मुझे भी समझ में आए. हाँ, कि कहाँ से कहाँ तक का बताना है. हासिम मुनीर से हुई थी, लेकिन कहाँ तक हुई थी? थोड़ा लॉजिकल बनो. हाँ, रोमानिया वाला बताया था मैंने कि रोमानिया में ये कॉन्वेक्स 3 जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो न्यूक्लियर इमरजेंसी साइज हुई है, इसको रोमानिया ने किया है होस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तक, मतलब इसके साथ जो है रोमानिया ने होस्ट की. इसकी जो कैपिटल है वो बुशारेस्ट है. ठीक है, ये बताया. देन अवार्ड में आए थे. अवार्ड में मैंने ये बताया कि रैपर जो राजा कुमारी हैं, ठीक है, इन्होंने ये पहली इंडियन बन गई, इंडियन डिसेंट से, जिनको कि अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड के द्वारा कोई अवार्ड दिया गया है.
ओपल सुचाता जो मिस थाईलैंड है, उन्होंने अब मिस वर्ल्ड भी जीत लिया है, जो इंडिया में हुआ था, तेलंगाना में हुआ था ये। पहली इंडियन मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया इंडिया की तरफ से, देन ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, देन मानुषी छिल्लर। ओके, देन उसके बाद कुमार मंगलम जो बिरला हैं, उन्होंने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है वॉशिंगटन डीसी में। देन हमारी जो नर्सेज हैं 15 नर्सेज, उनको हमारी इंडियन ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी ने दिया है क्या, कॉन्फर किया नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड फॉर 2025। इसका नाम क्यों पड़ा फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के नाम पे? बिकॉज उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नर्स कंसिडर किया जाता है, इसलिए उन्हीं के नाम पे पड़ा। माना जाता है कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत लोगों की हेल्प करी थी। लेडी विद लैम्प करके काफ़ी इनकी बायोग्राफी करके इनको जानते भी हैं, इनका एक तरह से उपनाम भी है लेडी विद द लैम्प। काफ़ी सारी बुक्स एंड काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज एंड मूवीज़ बनी हैं इन पे, ऑलराइट। एंड 12 मई को इनका बर्थडे होता है, किसका? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, जिस दिन हम इंटरनेशनल नर्सेज डे को सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस को। ओके, देन डेविड बेकहम जो इंग्लिश फुटबॉलर हैं, उनको नाइटहुड की उपाधि मिली है बाय द किंग चार्ल्स III, ठीक है, उनके बर्थडे पे जो किंग है तो उन्होंने ये अवार्ड दिया। नाइटहुड क्या होता है? जो सर की उपाधि होती है, जैसे कि जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम पे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे, कि भाई उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दिया था अपना नाइटहुड की उपाधि, और गांधी जी ने अपने बोर वॉर्स का जो उन बोर वॉर्स के टाइम पे जो उनको अवार्ड मिला था उसको लौटा दिया था, केसरे हिंद जिसका नाम था। तो नाइटहुड क्या होता है? नाइटहुड कुछ और नहीं बल्कि जो सर की उपाधि होती है वो। और जो हमारे आचार्य प्रशांत जी हैं, उनको इम्पैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट का अवार्ड मिला है बिकॉज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को लेकर अवेयरनेस रेस करी है। देन कहाँ तक आ गए थे यार, कहाँ तक? और ये भी नहीं हुआ था क्या? बताते रहना, जहाँ पर मुझे रुकना हो तो वो बता देना, अगर ये नहीं हुआ तो ये भी बता देता हूँ। धुले डिस्ट्रिक्ट पड़ती है महाराष्ट्र में, वहाँ की एक ग्राम पंचायत है रोहिणी, उसको नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया 2025 का। और राइटर हैं सारा जोसेफ, उनको मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड दिया गया है, मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड। ओके, देन ये भी नहीं हुआ था, क्लासिकल डांस तक बफरिंग हुई थी। ओके, मतलब ये करवाना है, ठीक है। ये वाला हो गया होगा ना, मोदी जी वाला, एक बार कंफर्म कर दो, मोदी जी वाला द हिंदू वाला। ये क्लासिकल डांस में सोनल मानसिंह की अगर बात करेंगे तो इनको दिया गया है क्या, असम गवर्नर के द्वारा रक्षमन जो प्रसाद आचार्य हैं उनके द्वारा श्रीमंत शंकर देव अवार्ड दिया गया है। शंकर देव अवार्ड क्या है? तो शंकर देव जी के नाम पे अवार्ड है। शंकर देव कौन थे? सत्तरिया के फाउंडर थे। सत्तरिया, ये आधा हुआ, ये हो गया था। अच्छा चलो बता देता हूँ पूरा, ठीक है। मोदी हो गया था, यस सर द हिंदू, मोदी जी डन। ओके, ठीक है। तो क्लासिकल डांस की लिस्ट में इंक्लूड होने वाला ये सबसे आखिरी क्लासिकल डांस है सत्तरिया। टोटल हमारे कितने क्लासिकल डांसेस हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? रिकॉल करो जल्दी से। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, केरला का कौन सा है? केरला का मोहिनी अट्टम है, याद है आपको? केरला का मोहिनी अट्टम है और कथकली है। तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम है। देन ऊपर आओगे, उड़ीसा का ओडिसी है, यूपी का कथक है, मणिपुर का मणिपुरी है और असम का सत्तरिया है। तो ये हमारे क्लासिकल डांसेस हैं। छऊ को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंक्लूड करता है। संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से 8 है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से 9 है, 9वां छऊ होता है, ठीक है। तो उसके फाउंडर माने जाते हैं गुरु शंकर देव जी, ठीक है। भावना, अंकिया, नाट, इसमें परफॉर्मेंस होती हैं अलग अलग तरह की। ओके, सोनल मानसिंह के अवार्ड के बारे में ध्यान रखना। पद्म विभूषण जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सेलिंग अवार्ड है वो 2003, पद्म विभूषण थर्ड हाईएस्ट सेलिंग अवार्ड 1992 और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1987 में इनको मिला था। सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम की एक्सपोनेंट है एंड शी इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा फ्रॉम द बीजेपी। ओके, ये हो चुका था जैसे आपने बताया, ये भी हो चुका ही होगा। स्पोर्ट्स पे आते हैं अभी। 26th एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025, ठीक है। अब इस पे आते हैं। 24 टोटल मेडल्स मिले है ना, 8 गोल्ड मेडल है, 10 सिल्वर मेडल मिले और 6 ब्रॉन्ज मेडल मिले। इंडिया को टोटल 24 मेडल मिले 26th एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में। अब किसने कहाँ पर हुआ ये? तो होस्ट कौन था? तो होस्ट था आपका साउथ कोरिया गुमी, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर रहा मेडल टैली में चाइना, जिसने 19 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते। सेकेंड नंबर पर रहा इसमें इंडिया, आप देख सकते हैं टोटल 24 ऑफ मेडल्स जीते। नोटेबल एथलेटिक्स कौन एथलीट्स यहाँ पर है? एथलीट्स कुलवीर सिंह, जिन्होंने 2 गोल्ड जीते इन मेंस 5000 मीटर एंड 10,000 मीटर। अविनाश सांबले, एक सेकेंड, अविनाश सांबले
गोल्ड मेडल जीता 3000 मीटर स्टीपल चेज में। ज्योति यरा जी ने रिटेन किया अपना टाइटल विमेंस 100 मीटर हर्डल्स में। पूजा सिंह वॉन गोल्ड इन विमेंस हाई जंप, बिकमिंग इंडियाज यंगेस्ट एशियन चैंपियन एट 18 ईयर्स ओल्ड या फिर 18 ईयर्स ऑफ एज। नंदिनी अगसारा सिक्योर्ड गोल्ड इन दी हेप्टाथलॉन। हेप्टाथलॉन क्या होता है? जहाँ पर हेप्टा मतलब 7 इवेंट्स होते हैं इसमें, जहाँ पर नंदिनी अगसारा ने गोल्ड मेडल जीता। सचिन यादव वॉन सिल्वर इन दी मेंस जैवलिन थ्रो, सचिन यादव ने, ठीक है। और ये compete कर रहे थे जो पाकिस्तान के अरशद नदीम है, जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था इस बार, उनके अगेंस्ट में, और इन्होंने सिल्वर जीता सचिन यादव ने, और इन्होंने गोल्ड जीता अरशद नदीम ने। अनिमेश कुजूर ब्रोक दी, और इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे कौन? हमारे निखिल क्या नाम है, नीरज चोपड़ा, ओके। अनिमेश कुजूर broke the national record in the men's 200 meter to win bronze, and Servin Sebastian won the first medal for India by winning the bronze medal in the men's 20 kilometer race walk। तो ये सारे मेडल्स आपको ध्यान रखना है जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया ने जीते इन गुमी, साउथ कोरिया। देन आते हैं F1 स्टार ऑस्कर पियास्ट्री फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया claimed the 5th victory of the 2025 season by winning the Spanish Grand Prix in Barcelona, and Oscar Piastri drives for मैकलैरन कंपनी, है ना। कोई BMW के लिए ड्राइव करता है, कोई मर्सिडीज़ के लिए, कोई ऑडी के लिए, ये मैकलैरन के लिए। फ्रेंच फुटबॉल का क्लब पेरिस सेंट जर्मेन won the UEFA Champions League title for the first time with a record score of 5-0 after demolishing इंटर मिलान को हराने के बाद। फ्रेंच फुटबॉल जो क्लब है उसने जीता है क्या? जो आपका सेंट जर्मेन जो क्लब है, ठीक है, यहाँ का, उसने यूएफा चैंपियंस लीग को जीता अभी। उलन बतार जो ओपन हुआ था 2025 का, जो रेसलिंग से संबंधित है, इसका होस्ट मंगोलिया था। मेडल टैली में फर्स्ट नंबर पे मंगोलिया रहा, सेकंड नंबर पे इंडिया रहा, ओके। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे इंडिया की तरफ से कौन? 6 हैं क्योंकि, तो रितिका हुड्डा रही, अंतिम पंघाल रहे, नेहा शर्मा रही, मुस्कान नंदल रहे, हर्षिता मोर रही और अनिल मोर रहे। हर्षिता मोर, अनिल मोर, मुस्कान नंदल, नेहा शर्मा, अंतिम पंघाल और रितिका हुड्डा, ये लोग रहे, ध्यान रखना। आपको ये 76, 53 ये रटने की उतना ज़रूरत नहीं है, नाम पहले तो आपको याद होने चाहिए। द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड एंड जो BCCI है हैव नेम्ड द इंडियन इंग्लैंड टेस्ट सीरीज बाय द एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। जो इंडिया इंग्लैंड के बीच में जो भी ट्रॉफी हो रही है, टेस्ट मैच हो रहे हैं 5 टेस्ट मैचेस की, उसका नाम क्या रखा गया है? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ये हर बार के लिए रहेगा। जैसे कि आप सुनते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है किन 2 देशों के बीच में, बताइए? तो उसी तरह वो होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसी तरह इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ का नाम भी इन्हीं लोगों के नाम पे पड़ेगा। आप आई थिंक जानते होंगे, इनको तो जानते ही हैं, सचिन तेंदुलकर को। बाकी जो जिमी एंडरसन हैं, ठीक है, जिमी एंडरसन, एक बार जब इनसे पूछा भी गया था, किससे? एस जयशंकर जी से, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है, मतलब किससे आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिराइव करना चाहेंगे, तो उन्होंने जिमी एंडरसन का नाम लिया था, ठीक है। तो जिमी एंडरसन इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे, है ना, तो उनके नाम पे, और इस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। गावस्कर जी ने बोला था कि भाई तेंदुलकर जी का नाम पहले क्यों नहीं है, तो फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बोला था भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को रखा गया, यहाँ पर मेंटेन किया गया। खैर, मैग्नस कार्लसन वॉन दी नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट सिक्योरिंग इज 7th टाइटल। तो भले गुकेश डी ने हराया था, है ना, आपको पता है, मैग्नस कार्लसन को, काफ़ी वायरल भी हुआ, मीम्स वगैरह भी काफ़ी बने, बट फाइनली जीता किसने? मैग्नस कार्लसन नहीं जीता, ठीक है। गुकेश डी ने 3rd पोजीशन सिक्योर किया। ऑलराइट, द फ्रेंच ओपन पे आते हैं। फ्रेंच ओपन 2025, तो ये मैं पिछले वाले मंथ में भी मैंने आपको करवाई दिया था, क्योंकि पिछले मंथ के आखिरी में ही ख़त्म हो गया था। ये कोको गॉफ जो USA की, उन्होंने डिफीट किया रायना सबेलेंका को, जो कि कहाँ से, जरा बताइए? शी इज़ फ्रॉम बेलारूस, ठीक है। इनको रहा है विमेन सिंगल्स में। और कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से हैं, जहाँ से आपके राफेल नडाल भी थे, उन्होंने जैनिक सिनर इटली से जो कि हैं, उनको हराया मेन सिंगल्स में। जैनिक सिनर करेंटली वर्ल्ड नंबर 1 है अभी, ठीक है, इनको हराया। और अभी विंबलडन भी आपका चल ही रहा है, ठीक है, तो विंबलडन भी देखते हैं। टेनिस टूर्नामेंट दैट वाज प्लेड ऑन आउटडोर क्ले कोर्ट, तो इसको क्ले कोर्ट में खेला जाता है फ्रेंच ओपन में, ठीक है। फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट में खेला जाता है। और इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं रोलैंड गैरोस के नाम से, है ना, रोलैंड गैरोस के नाम से जानते हैं, ओके। देन आते हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द 2025 Taiwan Athletics Open in Taipei concluded with India leading the medal count, having amassed 16 medals including 12 गोल्ड जीते हैं इसमें हमने, ठीक है। 2025 ताइवान एथलेटिक्स ओपन कहाँ पर हुआ? ताइपे में हुआ। अनुरानी
रोहित यादव, ज्योति अराजी, तेजस शिरसे और अब्दुल्ला अबू बाकर का नाम याद रखिएगा। ट्रिपल जंप, हर्डल्स, थ्रो, ठीक है। थोड़ा सा नाम इनका याद रखिएगा और किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है ये। देन अनाहत सिंह आपको पता है, शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट स्क्वैश प्लेयर ऑफ इंडिया। दीपिका पल्लिकल के बाद अगर किसी का नाम है तो अनाहत सिंह का ही है। अनाहत सिंह वॉन द विमेंस चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन एंड द विमेंस यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड बाई एट द 2025 PSA अवार्ड्स। PSA स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, बिकॉज अनाहत सिंह स्क्वैश से एसोसिएटेड है ये, ओके। देन IIHF जो विमेंस का एशिया कप हुआ है आइस हॉकी का। आइस हॉकी में नंबर ऑफ प्लेयर बताएंगे आप कितने होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स इन आइस हॉकी? आईसी हॉकी लिख दिया। तो आइस हॉकी में ध्यान रखना है, इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये आइस हॉकी किसका था? विमेंस का था। ये विमेंस एशिया कप था। कहाँ हुआ? UAE में हुआ। जीता किसने? फिलीपींस ने जीता, मतलब कि पहला टाइटल गोल्ड मेडल। रनर अप ईरान रहा सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे इंडिया रहा जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता इसमें, ठीक है, क्लियर। और आइस हॉकी में कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं? तो टोटल 7 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, ओके। आइस हॉकी की अगर बात करेंगे तो। अच्छा, पोलो में कितने होते हैं? पोलो में 4 होते हैं, ठीक है। और वाटर पोलो में कितने होते हैं? वाटर पोलो में कितने होते हैं? चलो आगे बढ़ें अभी। और ध्यान इसमें ये रखना, ये 7 कुछ इस तरह से जो लोग 6 लिख रहे हैं, 6+1 करके डिवीजन होता है, ठीक है। एक उसमें आपका गोल्ड टेंडर भी होता है, ठीक है, उसको भी इंक्लूड करना रहेगा। तो 6+1 करके कर सकते हैं अब इसको, ओके। 6+1, ऑलराइट। और एक गोल्ड टेंडर रहेगा उसमें, ऑलराइट। तो 6 याद रखिएगा। अगर गोल्ड टेंडर इंक्लूड करके पूछता है तो आपको मारना है 7, नहीं तो फिर आप 6 टिक करना, ठीक है, अगर सिर्फ प्लेयर लिख के पूछेगा तो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। द इंडोनेशिया ओपन 2025 BWF सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये जो हुआ था इंडोनेशियन ओपन, इसमें मेन सिंगल जीता है एंडर्स एंटोनसन ने, डेनमार्क से है। विमेन सिंगल जीता आन सियोंग ने, साउथ कोरिया से, एंड शी हैड मेड द हिस्ट्री बाय विनिंग द 3 सुपर 1000 जो टूर्नामेंट इन अ कैलेंडर ईयर। मेंस डबल जीता किम वॉन हो और सियो सियोंग जाई ने, साउथ कोरिया से। और वुमेंस डबल जीता लिu शेंगशु और टान निंग ने, चाइना से। वैसे तो ये शायद ही पूछे, बट मेन सिंगल और विमेंस सिंगल ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ओके। क्लियर है यहाँ तक? चलो पीछे मैंने पूछा क्या था आपसे? पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में कितने होते हैं? वाटर पोलो में होते हैं 7, थाला फॉर अ रीज़न, ठीक है। आइस हॉकी में होते हैं 6 और एक गोल्ड टेंडर होता है। वाटर पोलो में 7 होते हैं। साउथ अफ्रीका, फाइनली साउथ अफ्रीका ने जो है अपना जो टैग है चौकस का वो हटा लिया है और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप को जीत लिया है बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया, जो करंट डिफेंडिंग चैम्पियंस थे उनको, ओके। मेहनत करके भाई ने तेरा टीम बना दिया, है ना। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप राइफल 2025 कहाँ हुआ? म्यूनिक जर्मनी में हुआ। मेडल टैली में अगर बात करें, फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड नंबर पे इंडिया रहा। इंडिया की तरफ से जो गोल्ड मेडल जीते, इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, क्योंकि तो एक तो सुरुचि सिंह ने जीता है, ठीक है, सुरुचि सिंह ये रही। और इसमें जो मनु भाकर हैं उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता, ठीक है। मनु भाकर ने एक भी मेडल नहीं जीता, एक इवेंट में तो क्वालिफाई तक नहीं कर पाई वो, ठीक है। तो ये हाल है, तो काफ़ी उनका थोड़ा सा वो भी, मतलब लोगों ने ट्रोल भी किया उनको, ठीक है। तो सुरुचि सिंह काफ़ी कम एज की भी हैं, एग्जैक्टली तो नहीं मुझे पता, लेकिन 18 से कम है। तो विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता इन्होंने, जिसमें मनु भाकर भी कम्पीट करते हैं, जिस इवेंट में ही मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में। एंड होपिंग कि शी विल विन दी गोल्ड इन दी नेक्स्ट ओलंपिक्स। आर्य बोर्स एंड अर्जुन बबूता ने 10 मीटर का जो एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट होता है, जैसे जैसे मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता था ना, इसी में जीता था 10 ओलंपिक्स में 10 मीटर का जो राइफल का मिक्स्ड इवेंट होता है, ठीक है। तो सॉरी, उन्होंने राइफल नहीं, उन्होंने पिस्टल में जीता था, ठीक है। ये इन्होंने लोगों ने राइफल में जीता, मनु भाकर ने पिस्टल में जीता था, और मनु भाकर और सरबजोत ने भी पिस्टल वाले में जीता था, राइफल में नहीं जीता था, ठीक है। ISF इस्टेब्लिश हुआ था 1907 में, हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में। मर्सिडीज ड्राइवर जॉर्ज रसल सिक्योर्ड इज फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द सीजन एट कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, थोड़ा सा देख लेंगे, ओके। देन अगर बात करेंगे हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2015, होस्ट चेन्नई था यहाँ पर,
और हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा एंड हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु वॉन द विमेंस एंड मेंस टाइटल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, ओडिशा वाले ने जीता है यहाँ पर विमेंस का और तमिलनाडु ने जीता है मेंस का। ओके, एंड इन द फाइनल हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा डिफीटेड हॉकी पंजाब मेन वाले में। ओके, आगे बढ़ते हैं, सॉरी विमेन वाले मतलब। नीरज चोपड़ा ने 2 यहाँ पर इवेंट में जीते हैं गोल्ड मेडल। एक तो जो पेरिस डायमंड लीग हुआ है वहाँ पे, जहाँ पर उन्होंने जर्मनी के जूलियन वेबर को हराया, ठीक है। और ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक भी जीता इन्होंने, जो चेक रिपब्लिक में हुआ, ठीक है, क्लियर। साउथ अफ्रीका के डोव स्मिथ ने सिल्वर मेडल उसमें जीता। जसप्रीत बुमराह 150 टेस्ट विकेट लेने वाले सेना कंट्रीज में, सेना कंट्री मतलब विच स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, पहले एशियन बॉलर बन चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने 150 विकेट्स लिए हैं। आर्चरी एशिया कप 2025 का जो लेग 2 हुआ, होस्ट सिंगापुर रहा है यहाँ पर। इंडिया ने 9 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज रहा। गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया की तरफ से कौन रहे? कुशल दलाल, दिस वॉज इज सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव एशिया कप गोल्ड। और तेजस साल्वे इन ऑल इंडियन फाइनल अगेंस्ट शनमुखी नाग साई बुड्डे, ठीक है। जो पहला लेग था वो आपका बैंकॉक थाईलैंड में ख़त्म हुआ था। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनका नाम कुशल दलाल और तेजल साल्वे, ये किससे एसोसिएटेड हैं? आपके आर्चरी से एसोसिएटेड हैं, दैट इज़ तीरंदाजी से। एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, पैरा बैडमिंटन आई होप आप जानते होंगे, जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं जो व्हील चेयर में बैठ के खेलते हैं अपना, ठीक है। तो उनका जो वर्ल्ड कप जो है चैम्पियनशिप है वो हुई थाईलैंड में। इंडिया ने जिसमें टोटल ऑफ 27 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 10 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज थे। इंडिया की तरफ से इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। थोड़ा सा इनके नाम देख लीजिएगा अगर पूछ ले तो। इंडिया अनवील लोगो एंड मैस्कॉट फॉर द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में होने वाली है 2025 में, 12th नंबर की है ये। वेन्यू जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रहेगा। मैस्कॉट विराज, ठीक है, जो एक यंग एलिफेंट है विद अ ब्लेड प्रोस्थेसिस। ओके, प्रोस्थेसिस आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे पता है, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स है, नहीं स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है, ठीक है। कंगना रनौत को इवेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एंड प्रेसिडेंट कौन है पैरालंपिक कमेटी के? देवेंद्र झझरिया। देवेंद्र झझरिया किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं जरा बताइए? फ्रॉम विच स्पोर्ट्स ही वॉज एसोसिएटेड? जैवलिन थ्रो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज़, अब हम आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पे। तो पहली हमारी अपॉइंटमेंट है फॉर्मर जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको यूएनजी दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80th प्रेसिडेंट के तौर पे, जो 80th सेशन है उसके प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया है। विजय लक्ष्मी पंडित जो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, बहन थी, पहली वेमेन थी टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनजीए, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट वेमेन जो इंडिया से थी, जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, ये पहली वेमेन थी जो जिनको कि यूएनजीए का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला था। यूएनजीए का हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे तो न्यूयॉर्क में ये। अश्विनी लोहानी अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो इनको जो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी उसका डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया गया अश्विनी लोहानी को। महेंद्र देव अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। वीरेंद्र कंवर जी को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। वॉलीबॉल में आप बताएंगे नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? अब बताइए जल्दी से, नंबर ऑफ प्लेयर सब कुछ हमने देखा था। बास्केट आई 5, तो बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, है ना। हैंडबॉल और नेटबॉल में 7 होते हैं और बेसबॉल में 9 होते हैं। वॉलीबॉल का जो एंटीना होता है वो किस कलर का होता है? तो उसमें एंटीना रेड एंड वाइट कलर का होता है ना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी MS धोनी, थाला फॉर अ रीज़न, इनको इंक्लूड किया गया है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में। इससे पहले इंडिया की तरफ से कौन आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड हो चुका है? सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव 3 नंबर पे, अनिल कुंबले 4 नंबर पे, 5वें नंबर पे राहुल द्रविड़, 6 सचिन तेंदुलकर, 7वें नंबर पे नहीं आ पाए धोनी जी, विनू मानकड़, ठीक है, जिनके नाम पे आपने देखा होगा वो मानकड़, ठीक है, देखा है वो जो रशियन काफ़ी फेमस हैं। कोई अगर स्टेप जो
बॉलिंग साइड होती है, बॉलिंग क्रीज होती है, अगर कोई बैट्समैन बहुत आगे निकल जाता है तो उसका वो मैन कटिंग कर दिया जाता है ना। आपने देखा होगा रविचंद्रन अश्विन ने किया है काफ़ी बार खासकर बटलर के साथ। वीरेंद्र सहवाग एंड उसके बाद अभी MS धोनी आ चुके हैं। विमेन, इंडियन विमेन दो ही रही हैं अभी, डायना डोलजी और नीतू डेविड, ठीक है, दो ही लोग रही हैं जो अभी तक ICC के हॉल ऑफ फेम में इंक्लूडेड हैं। होप सो कि आगे जाके स्मृति मंधाना को हो सकता है इंक्लूड किया जाए। खैर, एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर मालदीव्स टूरिज्म। मालदीव्स की कैपिटल बताइए जल्दी से, मालदीव्स की में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है जल्दी से बताइए, और कौन सा डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करता है। तो कैपिटल है यहाँ की माले, लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है दिवेही, और 8 डिग्री चैनल है जो अलग करता है लक्षद्वीप को मालदीव से, या फिर मिनी कॉय जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का, उसको मालदीव से। ओके, एंड मोहम्मद मोइज़ू यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। ओके, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल एडिटी कैंप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। एडिटी कैंप का मतलब है असिस्टेंस देने, जो असिस्टेंस देते हैं, ठीक है, या आप सेक्रेटरी टाइप बोल सकते हो, जो उनको असिस्ट करते हैं, तो उसी को एडिट कैंप बोलते हैं। मेटा अपॉइंटेड अरुण श्रीनिवास एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड फॉर मेटा इन इंडिया। मेटा मतलब वही जो पहले अर्लियर फेसबुक हुआ करता था। ओके, देन अनंत चंद्रशेखरन बिकेम फर्स्ट इंडियन बॉर्न प्रोवोस्ट। प्रोवोस्ट का मतलब है जिसको हेड बनाया गया हो, किसका, MIT का, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का हेड बनाया गया, प्रोवोस्ट बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, प्रोफेसर M सतीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डीन ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट न्यू कैंपस इन गुजरात, एंड S रमन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती हैं जो कि एक स्टैट्यूट के थ्रू बनी, यानी एक लॉ के थ्रू बनी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर जिक्र नहीं है, लेकिन वो लॉ के थ्रू स्टैब्लिश हुई हैं, ठीक है। PFRDA की अगर बात करेंगे तो ये 2003 में स्टैब्लिश हुई थी। चलिए 2014 क्या है, 2014 में एक्ट आया था, तो उससे पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही नहीं है, लेकिन पहले ये नॉन स्टैट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। 2014 में एक्ट लाया गया एंड देन स्टैट्यूटरी बनी। यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं, अगर आप रिकॉल करना चाहें, सेबी को। सेबी 1988 में स्टैब्लिश होता है, लेकिन 1992 में ये बनता है क्या, स्टैट्यूटरी बॉडी, जब एक्ट आता है उसके बाद। डिफेंस की न्यूज़ देखते हैं अभी। तो द गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी स्टेटस टू 3 स्पेसिफिक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये 3 कौन सी हैं जो आपकी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं? तो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। इन तीनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। इंडिया में मिनी रत्न, देन उसके बाद नवरत्न और महारत्न का चलता है। जैसे महारत्न सबसे टॉप पे होता है, ठीक है, महारत्न की अगर बात करेंगे तो सबसे टॉप पे आता है। इसको जो क्या बोल सकते हैं, प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं वो सबसे ज़्यादा है महारत्न। टोटल अभी कितनी है, तो टोटल अभी 13 महारत्न कंपनीज़ हैं, और इसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपका नवरत्न का स्टेटस तो होना ही चाहिए। अगर आपको नवरत्न का चाहिए तो मिनी रत्न का तो होना चाहिए, यानी कि आप एक स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ सकते हो, ऐसे ओवर जंप नहीं कर सकते हो कि आप सीधे मिनी रत्न से महारत्न बन जाओ, नहीं, पहले नवरत्न देन महारत्न, इस तरह से। और भी क्राइटेरिया होते हैं जो आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है फॉर SSC टाइप एग्जाम्स, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर बात करें तो 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए 3 सालों का एटलीस्ट। जो पिछले 3 साल उनका 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, और नेट प्रॉफिट आपका 5,000 करोड़ होना चाहिए। सिर्फ ये 3 सालों की बात हो रही है। नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए, तब आप महारत्न का स्टेटस ले सकते हैं। टोटल कितनी है अभी, 13 हैं, ठीक है। ऐसे इसके बाद नवरत्न आते हैं और उसके बाद मिनी रत्न आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला है, इंडिया विल डेवलप इट्स फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ एट द साइट ऑफ द डी कमीशन वॉरशिप INS गुलडार। तो INS जो गुलडार है, ठीक है, तो वहाँ पर इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ साइट खोला जाएगा। अब कोरल रीफ आपको पता है क्या, इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम जानते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ सी।
इनके लिए एडिक्वेट कंडीशंस क्या हैं? 25 से या फिर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए रफली, क्लीन वाटर होना चाहिए, मडी नहीं होना चाहिए, एंड सॉल्ट वाटर होना चाहिए, फ्रेश नहीं होना चाहिए, सॉल्ट वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आईएनएस गुलदार को जो है अभी क्या कर दिया गया है? डीकमीशन कर दिया गया है। ओके, तो वहीं पर इसको ओपन किया जाएगा। क्लियर? चलो क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी अभी एक महारत्न कंपनी बन चुकी, तो टोटल 14 हो जाएंगी। लेटेस्ट है, आपके ध्यान रखना 14 में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो 14th नंबर की है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर अपडेट कर लेंगे, 30 नहीं 14 है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी बन चुकी है। अच्छा, ये तो हमने मिस ही कर दिया। डसॉल्ट एविएशन एंड टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट फॉर इन कंट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राफेल। जो राफेल फ्यूज लेग्स हैं उनको यहीं पर डेवलप किया जाएगा बाय द जॉइंट वेंचर बिटवीन डसॉल्ट एविएशन एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स के द्वारा। ओके, स्पेशल फोर्सेज यूनिट फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स completed their first ever joint exercise टाइगर क्लॉ एट द गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये पहली है, क्योंकि पहली है तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो स्पेशल फोर्सेस इंडिया की, इंडियन एयरफोर्स की और यूएसए की, इन दोनों ने जॉइंट एक्सरसाइज करी जिसका नाम है टाइगर क्लॉ। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर किया है? गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर। कहाँ पड़ता है ये जो आपका हिंडन है ना, हिंडन एयरबेस गाज़ियाबाद में, न्यू दिल्ली के पास में। ठीक है, वहाँ पर ये हुआ है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। और कौन कौन सी हैं? युद्ध अभ्यास है, वज्र प्रहार है, कोप इंडिया है, मालाबार है और टाइगर ट्रायम्फ और रेड फ्लैग। वैसे मालाबार तो हम और भी कंट्रीज़ के साथ करते हैं, लेकिन ठीक है, ये इन सब में कौन इन्वॉल्व है? यूएसए इन्वॉल्व है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर? ठीक है, मालाबार में ध्यान रखिएगा। जो 4 क्वाड कंट्रीज़ हैं ना हमारी, क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इंडिया है, यूएस है, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया है। ये 4, पहले सिर्फ 3 हुआ करती थी, देन 2020 में 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया। तो मालाबार में 4 कंट्रीज़ आती हैं। ओके, और अच्छा बताओ, अजेय वॉरियर किसके साथ करते हैं? किस कंट्री के साथ हम अजेय वॉरियर एक्सरसाइज करते हैं? इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है शक्ति 2025, स्टार्ट हुई फ्रांस में। ठीक है, ध्यान रखना बस, शक्ति 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो फ्रांस के साथ करते हैं नेवल एक्सरसाइज है वरुण, और एयर एक्सरसाइज है गरुड़। अजय वॉरियर करते हैं किसके साथ? यूके के साथ। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। एंड इंडियन आर्मी कंटिजेंट कुमाऊं रेजिमेंट पार्टिसिपेटेड इन द मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खानक्वेस्ट, जो कहाँ पर हुई? उलन बतार, मंगोलिया में। ठीक है, तो कुमाऊं रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया खानक्वेस्ट में, जो कि एक मल्टी नेशनल, यानी बहुत सारी कंट्रीज, ऐसा नहीं कि मंगोलिया और इंडिया के बीच में, बहुत सारी कंट्रीज इसमें आती हैं। ओके, इंडियन नेवी लॉन्च्ड इट्स इनॉग्रल एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो। पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट है इंडिया का, दैट इज़ आईएनएस अर्नाला। कहाँ लॉन्च किया? विशाखापट्टनम में। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दैट इज़ आईएनएस तमल, जो कि क्रिवक क्लास फ्रिगेट से बिलोंग करता है। इसको अभी कमीशन किया गया कालिनिनग्राड, जो रशिया में जगह पड़ती है। एक्चुअल में इंडिया ने इसको रशिया की हेल्प से बनाया है। ठीक है, तो वहीं पर इसको कमीशन किया गया कालिनिनग्राड में। अब 1 जुलाई को ये इंडिया में कमीशन हो जाएगा, इंडिया में आ जाएगा फाइनली है। ठीक है, आईएनएस तमल। और ये पाकिस्तान की काफ़ी दिक्कतें बढ़ाने वाला और हमारी इंडियन ओशन में प्रेजेंस काफ़ी तगड़ी करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने वो B2 बॉम्बर्स देखे थे, यानी कि यूएसए के हमने वो स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स देखे थे, तो किस तरह से उनको रडार के थ्रू ट्रैक कर पाना, रडार के थ्रू डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल था। उसी तरह का कुछ ये भी है, इसको भी रडार के थ्रू डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और काफ़ी हमारी ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल से लैश होगा पूरी तरीके से, तो काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं भी पाकिस्तान के लिए इन द इंडियन ओशन रीजन। आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पे, एंड दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Honda made a significant leap into space and technology with the successful test of the experimental reusable rocket। आपको पता है SpaceX ने ये शुरू किया था, है ना, Falcon 9 रॉकेट, जिसमें अभी हमारे शुभांशु शुक्ला जी भी गए हैं। Axiom 4 मिशन, पता है आपको Axiom 4 मिशन के बारे में? तो Axiom 4 मिशन के थ्रू अभी शुभांशु शुक्ला जी गए हैं, और उसमें Falcon 9 रॉकेट का ही यूज़ किया गया है, जो कि एक रीयूजेबल रॉकेट है। ठीक है, तो ये होंडा ने ये स्टार्ट किया रीयूजेबल रॉकेट बनाना। ऑलराइट,
चलो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके भी हम चर्चा कर रहे थे, विच इज़ द लेटेस्ट, विच इज़ द 14th महारत्न कंपनी, वॉन अ 511 करोड़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील फ्रॉम इसरो टू प्रोड्यूस एंड ऑपरेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। को प्रोड्यूस करने के लिए टेंडर मिला है 511 करोड़ का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसरो की तरफ से। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बिकेम द सेकेंड इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा के बाद, जिन्होंने 1984 में गए थे, जो रशिया का मिशन था सोवियत सोयूज T11 मिशन, उसके थ्रू गए थे राकेश शर्मा जी, ठीक है। और उसके बाद दूसरे इंडियन बन गए हमारे शुभांशु शुक्ला जी, जो एक्सियम 4 मिशन है और अबोर्ड अ SpaceX ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के थ्रू गए हैं, ठीक है, फैल्कन 9 रॉकेट। ये जो एक्सियम स्पेस एक करके स्टार्टअप है, टेक्सास USA में जो जगह पड़ती है, वहाँ पर एक्सियम स्पेस करके एक स्टार्टअप है, तो उसने यहाँ पर पार्टनरशिप करी है नासा के साथ और स्पेसएक्स के साथ, जिसके थ्रू यहाँ पर क्रू मेंबर्स फ्रॉम USA, पोलैंड, हंगरी एंड इंडिया, USA, पोलैंड, हंगरी, इंडिया 4 कंट्री से गए हैं, ठीक है। और शुभांशु शुक्ला सेकंड एस्ट्रोनॉट बन गए हैं 1984 में, राकेश शर्मा गए थे इनसे पहले। क्लियर रहती चीज़? तो नासा, इसरो और एक्सियम स्पेस का जॉइंट वेंचर, और ये यहाँ पर थोड़ा सा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सब लिख लेना आप, ठीक है, कि इसमें जो टेक्सास बेस्ड जो स्टार्टअप है एक्सियम स्पेस, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और आपका SpaceX जो इलॉन मस्क का है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और हाँ, नाम तो नोट कर ही लो। तो नाम आप जानते हैं, शुभांशु शुक्ला जी हमारे, कल बात भी करी थी इन्होंने मोदी जी के साथ, है ना। पेगी विटसन फ्रॉम USA, स्लावोस करके कुछ नाम है, ठीक है, देख लेना पूरा नाम, लेकिन ये तब याद रखोगे तो चलेगा आराम से, कोई दिक्कत लोड लेने वाली बात है नहीं। पोलैंड से हैं, और एक हैं टिबोर कापू फ्रॉम हंगरी, ठीक है, हंगरी से ही है, तो ध्यान रखना है चारों नाम, शुभांशु शुक्ला और देन पेगी, ओके, पेगी वाइटसन, स्लावोस और टिबोर कापू। Janvi Dangeti from Andhra has been selected as the astronaut candidate for a future space mission in 2029। जो फ्यूचर स्पेस मिशन 2029 में होगा, उसके लिए इनको सेलेक्ट किया गया जानवी दंगेती को। तो इंडिया स्पेस में एकदम परचम लड़ा है ना। बुक्स की अगर बात करें तो ऑटोबायोग्राफी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा वॉज लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट बुक्स की अगर बात करेंगे तो पोप फ्रांसिस की है होप, शशि थरूर की है कॉन्स्टिट्यूशन अ शॉर्ट हिस्ट्री, आनंदीबेन पटेल की है चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड विद द फर्स्ट कॉपी ऑफ सेकंड वॉल्यूम ऑफ द बुक्स विंग्स टू आर होप्स एंड आशाओं की उड़ान, ठीक है, इनको रिलीज़ किया गया था ऑफिशियली बाई राजनाथ सिंह। मिसलेनियस पे आते हैं। इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड टू द UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 2026 एंड 2028 टर्म। जो आपका ये इकोसॉक है, इज़ अ प्रिंसिपल ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल एंड डेवलपमेंट जो एफर्ट्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए है ये संस्था। सियामीज फायरबैक हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम बीन साइटेड इन रानी खेत फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड। सियामीज फायरबैक आप ये देख सकते हैं फोटो में, ठीक है, इनको भी रानी खेत फॉरेस्ट में उत्तराखंड में देखा गया है। बोइंग 787 क्रैश के बारे में तो सभी लोग को पता ही है। जो ड्रीम लाइनर ऑपरेशन फ्लाइट है A1 जो 171 है, फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन जाना था, जो गुजरात में ही है ना क्रैश कर गया। गुजरात में जो मेडिकल हॉस्टल था वहाँ पर क्रैश कर गया, जिसकी वजह से बहुत लोगों की तकरीबन 250+ लोगों की डेथ हो गई यहाँ पे, जिसमें कि हमारे फॉर्मर गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी भी सवार थे, उनकी भी डेथ हो गई। पॉसिबल रीज़न एग्जैक्ट तो अभी नहीं पता चला, लेकिन हाँ ये अभी माना गया कि बहुत सारे ग्लिचेस थे, टायर में भी काफ़ी ज़्यादा खराबी थी और काफ़ी सारे यहाँ पर पैरामीटर्स को इग्नोर किया गया था। अभी आई थिंक ब्लैक बॉक्स की जो होता है, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, उस पर मैंने एक रील भी डाली थी, अगर आप सर्च करेंगे बोइंग
या फिर आप सर्च कर लेना चैनल पे तो आपको मिल जाएगा। ब्लैक बॉक्स पे मैंने एक अलग से रील डाला था कि ब्लैक बॉक्स क्यों ऑरेंज कलर का होता है, उसका काम क्या होता है, और साथ ही साथ ये क्रैश वाला तो वो तो खैर पॉसिबल रीजंस थे, लेकिन आप अगर ब्लैक बॉक्स के बारे में जानना है तो उसमें मैंने वीडियो डाल रखा है, शॉर्ट वीडियो, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से इतना सिक्योर बनाया जाता है उसको कि कुछ भी हो जाए लेकिन पूरी तरह से सिक्योर रहता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्यूल भरा हुआ था क्योंकि जस्ट टेक ऑफ ही किया था एंड तुरंत क्रैश कर गया, तो पूरा फ्यूल भरा हुआ था, जेट फ्यूल भरा हुआ था, इसलिए बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ, बहुत भयंकर आग लगी। उतना ज़्यादा टेम्परेचर रीच हो गया जितना एक वोल्केनो में होता है, रफली 1000 डिग्री सेल्सियस। उतने टेम्परेचर में भी ब्लैक बॉक्स को, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसको बनाया वैसे ही जाता है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया की रैंक 131 रही है। इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसमें। रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप पे आइसलैंड है। जाने कब से आइसलैंड है? अभी भी आइसलैंड है ये, ठीक है। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। जब मैं तैयारी करता था तब भी आइसलैंड हुआ करता था और आज भी आइसलैंड ही बना हुआ है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ आप देखो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये 124 होगा, 24 नहीं, ठीक है, 124, नेपाल 125, श्रीलंका 130, पाकिस्तान 148, नेपाल 125 और इंडिया की ये 131। यानी अगर हम देखें तो हम काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं, बस पाकिस्तान से हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी से बेकार है ना। Then Smriti Mandhana has reclaimed the number 1 spot in the ICC Women's ODI batting rankings, ठीक है। And UNGA, that is United Nations General Assembly, declared 2026 as the International Year of the Women Farmer, ठीक है। UN declares for 2025 International Year of Cooperatives, International Year of Glaciers Preservation, International Year of, तो ये अनाउंस किए गए थे और 2026 को अनाउंस किया गया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर। तो ये नोट करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2025 के लिए क्या थी? 2025 के लिए ये थी कोऑपरेटिव्स के लिए, क्या? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, ठीक है, ये थीम थी। और अभी 2026 के लिए क्या है? 26 के लिए है क्या? वुमेन फार्मर। 2025 की थी क्वांटम साइंस, ठीक है, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी 2025 के लिए, और 2026 के लिए अनाउंस किया गया वुमेन फार्मर। अगला है पीएम मोदी अटेंडेड द G7 मीटिंग इन कनाडा। फर्स्ट मीटिंग जो G7 की हुई थी 1975 फ्रांस में हुई थी। मेंबर कंट्रीज़ हमने देख ही ली, जूस GF करके याद किया था। पीएम मोदी अटेंडेड द आउटरीच सेशन ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। जो एनर्जी सिक्योरिटी पे सेशन हुआ था उसको मोदी जी ने अटेंड किया था वहाँ पर, ठीक है। किस किस से मिले? जर्मन चांसलर जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, यूरोपियन कमीशन, जापान एंड मेलोनी जी, ठीक है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट, और इनसे बोले थे आप ट्विटर पे काफ़ी, है ना, कुछ ऐसा बोले थे ना, ट्विटर पे आप काफ़ी लड़ते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके केयर स्टारमर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ओके। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की अगर बात करेंगे, इंडिया ने 71st रैंकिंग हासिल करी है। और इसको भी कौन रिलीज़ करता है? जिस तरह से भी हमने देखा था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज़ करता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसी तरह एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को भी रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की 71st पोजीशन रही है। फर्स्ट नंबर पे स्वीडन, वहाँ पर कौन था? आइसलैंड था। फिनलैंड सेकंड नंबर पे और डेनमार्क थर्ड नंबर पे। गूगल हैज़ ओपन इट्स फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, कहाँ पर? एशिया पैसिफिक रीजन का पूरा पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर खोला हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में खोला ये। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आई है अभी 2026 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विद अ रिकॉर्ड ऑफ 54 इंस्टीट्यूशंस बिकमिंग द 4 मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ग्लोबली। फर्स्ट नंबर पे MIT रहा, सेकंड पे इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, थर्ड पे स्टैनफोर्ड। IIT दिल्ली 123 नंबर पे, बॉम्बे 129 और IIT मद्रास 188 पे। पीएम मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया बिहार फर्स्ट मेड इन स्टेट लोकोमोटिव एक्सपोर्ट टू द अफ्रीका नेशन, ठीक है। गिनिया को एक्सपोर्ट किया हमने, जो लोकोमोटिव है बिहार में बना हुआ है, मोदी जी ने इसको वो किया, ठीक है। चलो, सरन डिस्ट्रिक्ट में इंडिया रैंक किया 99th आउट ऑफ 167 कंट्रीज ऑन द 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इंडेक्स, ठीक है। जो SDG इंडेक्स है उसमें इंडिया ने 99th रैंक किया है, ठीक है, विद अ स्कोर ऑफ 67। तो दोनों चीज़ें याद रखनी, 99 रैंक है, 67 स्कोर है। और कमेंट करके बताइए टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, हाउ मैनी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर इन टोटल। तो फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क सिक्योर्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक रिस्पेक्टिवली। इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। SDGs को अडॉप्ट किया गया था 2015 में और इनको हमने अचीव करने का टारगेट रखा है 2030 तक। SDGs हमारे टोटल 17, जिसमें पहला नो पॉवर्टी की बात करता है, देन दूसरा जीरो हंगर की, तीसरा गुड हेल्थ की,
चौथा गुड एजुकेशन या सस्टेनेबल एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठवां क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां एनर्जी, सातवां इकोनॉमिक ग्रोथ, आठवां इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़, 11th 12th है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, 11th है क्लाइमेट चेंज, 13th है 11th क्लाइमेट चेंज, 14th है लाइफ बिलो वाटर, 15th है लाइफ ऑन लैंड, 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल। अब ये मैंने आपको याद करवा रखा है पूरा ट्रिक के साथ। आई थिंक अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक परमार SSC, तो आपको ट्रिक का एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हैं, बिकॉज पता होना चाहिए आपसे। डायरेक्टली पूछता है वो आपसे कि 3rd पे कौन है, 10th पे कौन है, 9th पे कौन है, इस तरह से। ओके चलो घर चलो। ठीक है, ख़त्म होता है यहाँ पे हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन जो जून महीने का था। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप परमार SSC टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको इस लेक्चर की परमार SSC टेलीग्राम चैनल की चैनल पे आप जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर इसके पूरी PDF मिल जाएगी। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस मैगज़ीन इस महीने की, तो मैगज़ीन कोर्स है पूरा बना हुआ है, वहाँ पर आप अगर सिंगल मंथ की लेना चाहते हो तो PDF ई बुक सेक्शन पर जाइएगा, और अगर आपको कोर्स पूरा लेना है मैगज़ीन का तो वो आप कोर्स सेक्शन में जाके ले सकते हैं, परमार अकेडमी ऐप और जो www.parmaracademy.in जो वेबसाइट है उस पर। ऑलराइट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड लेट्स एंड दिस सेशन बाय दिस घंटा अगेन। ठीक है, तो आई थिंक सभी लोग को पता होगा दिस इज तिब्बतन बाउल, इट गिव्स द मेंटल हीलिंग। ठीक है, ये मेंटल हील करता है आपको। तो ये फाइनली मैं आपको स्कूल दिनों की याद दिला रहा हूँ आपको कि भाई किस तरह से घंटी बजा के आपकी छुट्टी करी जाती थी, उसी तरीके से। ठीक है, थैंक यू। स्पॉटिफाई स्टार्ट कर लो, हाँ कर लो अभी। स्पॉटिफाई पे भी डलवा देंगे। सो दिस करंट अफेयर लेक्चर विल बी ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई। व्हेन यू वांट टू रिवाइज दिस यू कैन फ्रॉम स्पॉटिफाई। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। और स्पॉटिफाई पे आपको पता है परमार SSC इज नाउ ऑन स्पॉटिफाई, तो वहाँ पर आप जो भी FRB के लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद, जय जगन्नाथ। मिलते हैं कल। थैंक यू। और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।